नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज चर्चा बजट 2024 पर। पूरे देश में बजट पर चर्चा हो रही है। सरकार वाहवाही कर रही है और विपक्ष इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, उस पर नौकरी पेशा वाले लोगों को काफी राहत मिली है। उनमें दो चीजें ऐसी हैं जिस पर इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर काफी व्यापक चर्चा बाजार में है और नौकरी पेशा लोगों के बीच में है, प्रॉपर्टी के लोगों के बीच में भी है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्थिक विश्लेषक महेश गुप्ता जी। मैं महेश गुप्ता जी का स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में समय देने पर। नमस्कार महेश जी। धन्यवाद विनोद जी, नमस्कार। महेश जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो इस समय बजट आया है 2024, उसका आकलन आप किस तरीके से करते हैं, खास तौर पर नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए और शेयर बाजार के लिए? जी। देखिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए सरकार ने पिछले 3 वर्ष से जी। न्यू रिजिम टैक्सेशन का शुरू किया है। जी। अब न्यू रिजिम में लगातार वो सुविधाएं देते चले जा रहे हैं और हाँ। न्यू रिजिम के पीछे जो सरकार की थिंकिंग है, सरकार की हम्म। जो मंशा है, वो हम्म। बचत से टैक्स को लिंक नहीं करना चाहते। पहले जी। बचत को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, इसलिए 80C चैप्टर 6 के जितने भी डिडक्शन थे, उनमें बचत से रिलेटेड जितने भी डिडक्शन थे, वो सरकार आगे पीछे किया करती थी। लेकिन हम्म। जब से न्यू आया पिछले 3 साल से, ये तीसरा वर्ष है, तब हम्म। से सरकार ने बचत के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। बोला बचत तो अपने आप होगी अगर इनकम बढ़ेगी तो। हम्म। और न्यू स्लैब में लगातार सुविधाएं देते चले जा रहे हैं। इस हम्म। बार न्यू स्लैब में उन्होंने टैक्सेशन की रेट में भी बदलाव किया है। हम्म। जो 3 से 6 वाला स्लैब था, उसने हम्म। 3 से 7 कर दिया। उसमें 5% टैक्स लगेगा हम्म। और 7 लाख तक का जो भी आपका पहले जो सुविधा मिल रही थी, 7 लाख तक अगर इनकम है तो वो टैक्स फ्री रहेगी, वो उन्होंने हम्म। कंटिन्यू करी हुई है। हम्म। दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हम्म। पहले 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन था। हम्म। न्यू स्लैब जो न्यू रिजिम अडॉप्ट करेंगे, उनके लिए हम्म। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट उन्होंने 50 से 75 कर दी। हम्म। जो पेंशन, फैमिली पेंशन जिनको मिलती थी, उन्हें हम्म। 15,000 रुपए की रिलीफ मिलती थी, उसको हम्म। उन्होंने अगर न्यू रिजिम एडॉप्ट करने पर उसको 25,000 कर दिया। हम्म। मतलब इसका मतलब ये है कि सरकार लगातार ये चाह रही है कि लोग नए रिजिम में अपने आप आए। अभी हम्म। फाइनेंस सेक्रेटरी का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो वो हम्म। कह रहे थे कि भाई 70% लोगों ने न्यू हम्म। रिजिम एडॉप्ट कर लिया है, हम्म। बाकी 30% लोग भी धीरे धीरे न्यू रिजिम एडॉप्ट करेंगे। न्यू हम्म। रिजिम में एक और हाई स्लैब वाले लोगों के लिए भी सुविधा है कि अगर हम्म। 2 करोड़ से ऊपर आपकी आमदनी है और आपने हम्म। न्यू रिजिम एडॉप्ट किया हुआ है, तो हम्म। सरचार्ज 25 रहेगा। अदरवाइज ये हम्म। 37% हो जाता है ओल्ड रिजिम में। हम्म। तो सरकार की मंशा यही है कि धीरे हम्म। धीरे हम्म। टैक्स को सिंप्लीफाइड किया जाए। हम्म। टैक्स की प्लानिंग जो हम बचत के साथ करते हैं, उससे हम्म। उसको लिंक ना किया जाए। हम्म। अच्छा। और क्या, जो जहां ये। तक कैपिटल गेन की बात है, हाँ जी, हाँ जी। जहां तक कैपिटल गेन की बात है, हाँ। उसमें सरकार ने उसको सिंप्लीफाइड किया है। हम्म। पहले क्या होता था कि होल्डिंग पीरियड को लेकर के हम्म। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता था। बहुत हम्म। टेक्निकल लोगों से मिलकर के बात करके हम होल्डिंग पीरियड पता कर पाते थे। भाई हम्म। कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए जहां हम्म। लिस्टेड सिक्योरिटी में 1 साल का होल्डिंग हम्म। पीरियड था, हम्म। प्रॉपर्टी में 2 साल का होल्डिंग पीरियड था, हम्म। अनलिस्टेड सिक्योरिटी में 3 साल का होल्डिंग पीरियड था, हम्म। डेट में 3 साल का होल्डिंग पीरियड था, हम्म। जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड थे उनमें भी 3 साल का होल्डिंग पीरियड था। तो हम्म। आम जन जो टैक्स प्लानिंग के लिए बार बार कंसल्टेंट के पास भागता था, उसको हम्म। बड़ी मुश्किल होती थी। तो सरकार ने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया है। सरकार ने हम्म। 2 स्लैब बना दिए। अगर हम्म। कोई भी सिक्योरिटी, आपने सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी, हम्म। लिस्टेड सिक्योरिटी अगर आपने 1 साल के लिए होल्ड करी हुई है और एक हाँ। साल बाद आप बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मानी जाएगी। और हम्म। अदर एसेट्स के लिए, लिस्टेड सिक्योरिटी के अलावा कोई भी एसेट हो,
चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई राइट हो, चाहे डेट म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपके डिवेंचर हो, किसी भी तरह की अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटी, उसके लिए उन्होंने 2 साल का पीरियड कर दिया। तो कंफ्यूजन खत्म। लिस्टेड सिक्योरिटी में 1 साल का होल्डिंग पीरियड, अदर एसेट्स में 2 साल का होल्डिंग पीरियड, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए उन्होंने तय कर दिया। तो इसमें अब आपको बहुत सिंपल हो गया। अगर आपके पास लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटी ट्रेड होती है वो अगर आपको है तो 1 साल का होल्डिंग पीरियड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए। अदर एसेट्स में 2 साल का है। हाँ जी। अदर एसेट्स में 2 साल का है। हाँ। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल का कंफ्यूजन खत्म कर दिया। दूसरी बात, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटी में पहले भी होल्डिंग पीरियड 1 साल था, लेकिन सरकार ने थोड़ा इंसेंटिवाइज किया है लिस्टेड सिक्योरिटी को। उन्होंने जो छूट 1 लाख मिल रही थी उसको 1.25 लाख कर लिया है। तो स्टॉक मार्केट पे तो इसका असर नहीं है। स्टॉक मार्केट पे तो एसटीटी का असर लगता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को तो एक कंसेशन पहले से ज्यादा मिल गया, इसलिए स्टॉक मार्केट इसकी वजह से डाउन नहीं है। दूसरी बात ये हो सकती है कि स्टॉक मार्केट की जो नेगेटिव बात है वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले लिस्टेड सिक्योरिटी पे 15% लगता था, वो बढ़ा के उन्होंने 20% कर दिया। तो ये स्टॉक मार्केट की नेगेटिव बात है। अदर जो एसेट्स हैं उन पर अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन जो 30% है वही लगेगा। अच्छा, बीच में सरकार ने कहा था कि बैंक की बजाय लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे लगा कि बचत का जो बैंक का वो है रिजर्वेशन जो मतलब कोष है वो कम हो रहा है। तो क्या ऐसा भी इसके पीछे हो सकता है कि लोग म्यूचुअल फंड के बजाय फिर बैंक में जमा करें? नहीं, देखिए बैंक की रेट तो जो डिपॉजिट की बड़ी अट्रैक्टिव हो रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का लगातार कम हो रहा है और बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कम रख के ही बहुत सरवाइव कर रहे हैं। तो आप देखिए बैंक की एफडी की, मैं कल ही एचडीएफसी का एक ऐड पढ़ रहा था, 7.9 आज के रिजिम में बहुत अच्छी एफडी की रेट है। तो एफडी में तो वैसे ही चूंकि सिक्योर्ड अगर मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम लोग एफडी की तरफ करें। म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट उतना सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? जब गवर्नमेंट सेबी ने बाकायदा सारे ऑप्शन किए हैं तो वो तो एक ऑप्शन तो सारे हैं, इन्वेस्टमेंट फिर का। भी हाँ देखिए मार्केट फ्लक्चुएशन तो किसी भी तरह से हो सकता है ना। हाँ। दूसरी बात, आज म्यूचुअल फंड में भी बहुत वेराइटी है। आज लगभग 250 म्यूचुअल फंड मार्केट में है। एक जी जी। आम आदमी के लिए जो टेक्निकल चीजों को नहीं जानता, मेरे ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आज ये असेस नहीं कर सकता कि बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है। जब तक हमको इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट नहीं कोई ढूंढे तब तक हमको कोई बढ़िया म्यूचुअल फंड क्या करें, क्या मार्केट में किसकी वो है। बढ़ते हुए मार्केट में तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन घटते हुए मार्केट में म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो जो बुजुर्ग हैं, पेंशनर्स हैं, जिनके बाद बहुत टेक्निकल एक्सपर्टाइज लेने की ज्यादा संभावना नहीं है, वो सब लोग तो एफडी की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। फिक्स इंटरेस्ट रेट जहां पर मिल रही है, जहां कोई किसी तरह का रिस्क नहीं है, वही ज्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्रॉपर जो आपने बताई अभी कि ये 2 साल का है प्रॉपर्टी में जो टाइम दिया इन्होंने कैपिटल गेन्स का लॉन्ग टर्म में, तो अमूमन वो कब माना जाता है? जैसे हम नोएडा, ग्रेट नोएडा के संदर्भ में देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने फ्लैट बुक कर दिए, फ्लैट पे उनको उसी सीसी नहीं मिला, अभी तक कब्जा नहीं मिला, वो बैंक से लोन ले चुके, तो उनको अगर वो बेचने लगे तो उनको बेनिफिट कब मिलेगा? देखिए, जब आप बुक करते हैं उस समय आपका राइट नहीं बनता। जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको मिल गया, अलॉटमेंट लेटर मिलते ही वो राइट क्रिएट हो जाता है। जब आपका राइट क्रिएट हो जाता है वो राइट सेलेबल है। जिस दिन अलॉटमेंट हुआ उस दिन से होल्डिंग पीरियड काउंट हुआ। अच्छा, लेकिन अगर भले आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली है, अलॉटमेंट आज में होता है आपको पता है, और 10-10 15-15 साल से लोगों के लटके हुए हैं, तो मान लिया अगर किसी ने 2010 में बुक कराया और 2011 में उसको नंबर भी मिल गया और बनी है वो, अभी तक भी नहीं बने हैं फ्लैट वहां पे, तो क्या उसको इसका फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा, वो राइट क्रिएट हो गया उसका, अच्छा। उसको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस में और क्या फायदा इस बजट से मिला है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले अर्थव्यवस्था हमारे देश की चमक रही है,
और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी हम अभी 5वें नंबर पे हैं और दावा किया जा रहा है 2027 में हम तीसरे नंबर पर हो जाएंगे पूरे दुनिया में। तो जो चमकती अर्थव्यवस्था है, इसके दौर में जो नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, जो नई नई इंडस्ट्री शुरू हो रही है, उसके संदर्भ में क्या है इस बजट के हिसाब से आपको लगता है? देखिए, दो बेनिफिट बहुत विशेष रूप से है। एक तो क्या था, हम शेयर प्राइवेट कंपनियों में या लिस्टेड कंपनियों में हम शेयर इशू करते हैं। लिस्टेड कंपनी में तो मार्केट रेट के हिसाब से वो तय हो जाता है उसका लिस्टिंग प्राइस, जो इशू प्राइस है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, उनके इशू करने में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू पे ही आप इशू कर पाएंगे। और इसमें स्टार्टअप भी आ रहे थे, सब आ रहे थे। तो ये रेस्ट्रिक्शन उन्होंने अब खत्म कर दी। जो सेक्शन था 5627B, वो डिलीट कर दिया है। अब कोई भी शेयर हम प्रीमियम पे भी दे सकते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर भी दे सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन सरकार ने हटा दी। एक तो ये इसको ये अफेक्ट करेगा। दूसरा, पार्टनरशिप में बहुत जमाने से रेमुनेशन जो था वो 3 लाख और 3 लाख के ऊपर 60% ये था, वो लिमिट को 6 लाख कर दिया। ये भी एक पार्टनरशिप फर्मों के लिए फायदा है। लेकिन उसमें एक और प्रोविजन ऐड कर दिया, उसका काफी रिएक्शन हो रहा है कि पार्टनर्स को जो पैसा फर्म से मिलता था प्रॉफिट के अलावा, वो सब्जेक्ट टू टीडीएस कर दिया है। तो वैसे तो उसके कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टैक्सेबल था। टीडीएस एक तरह से एडवांस टैक्स की तरह ही होता है, तो एडवांस टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 2-3 ऐसे प्रोविजन है। बहुत बाकी ऐसे कोई खास चेंजेस नहीं है। सरकार का फोकस इनकम टैक्स एक्ट होल को लेकर के है। तो उसने 6 महीने का एक पीरियड तय किया है कि इस पूरे टैक्स को एक बार रिवाइज करने की मंशा है सरकार की। अब देखिए 6 महीने में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि टैक्सेशन इनकम टैक्स बहुत वॉल्यूमनस है और इसमें बहुत प्रोविजन है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव भी बन गया है। 6 महीने में क्या करके लाते हैं, देखते हैं। दूसरा, सरकार का फोकस अब टैक्सेशन पर तो जो है सरकार का फोकस एक्चुअल में 2 सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा है इस समय। वो 2 सेक्टर हैं आपके, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। एग्रीकल्चर में 1,54,000 करोड़ का उन्होंने प्रोविजन तय किया है। और आपने देखा होगा विनोद जी, पिछले 5 साल से लगातार एग्रीकल्चर पर जोर है। और एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो बढ़ाने में सरकार सफल नहीं हो पा रही। तो नए नए प्रोडक्ट ला रही है, नई नई चीजों को ला रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो केमिकल युक्त खेती है उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। पर्यावरण पर पूरा ध्यान है। तो अभी भी 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का मंशा है। उसका मतलब यही है कि धरती की जो उर्वरता है केमिकल खादों के कारण से कम हो गई है। अभी मैं कल ही दैनिक जागरण को पढ़ रहा था, हमारी भोजन की थाली में जो विटामिन और प्रोटीन है वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि धरती की जो उर्वरकता है वो कम हो रही है। तो ये केमिकल लेस खेती बने, फिर से हम अपने जो स्वर्णिम कृषि युग था हमारा, जब आज से 200, 300, 400 साल पहले अकबर के जमाने में या अंग्रेजों से आने से पहले भी जो हमारा बर्ड शेयर था 20-22% का, उसमें बहुत बड़ा योगदान कृषि का था। तो धीरे धीरे कृषि को प्रोत्साहित करके बैलेंसिंग करना, तिलहन दलहन को आगे बढ़ाना, बाकी फसलों को थोड़ा सा कम करना, जो रकबा बढ़ाने वाली बात है तिलहन की और दलहन की, इसकी तरफ भी सरकार बहुत अग्रसर है और कृषि को बैलेंस करना चाहती है। कृषि बैलेंस होगी तो देश की प्रतिभा कृषि कार्यों की तरफ आकर्षित होगी, तो कृषि और मजबूत होगी। आज सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, किसान का सबसे गरीब बेटा, सबसे निखत बेटा किसानी कर रहा होता है, और जितने बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो सब नौकरियों में चले जाते हैं। तो जो नौकरियों में जाना, आज देखा होगा आपने, आज से 50 साल पहले जब हम छोटे छोटे थे, उस समय कोई रिटायर होता था तो रिटायरमेंट के बाद अपने गाँव जाता था। आज रिटायरमेंट के बाद गाँव नहीं जाता। रिटायरमेंट के बाद वो ढूंढता है आशियाना, नोएडा के किसी मल्टी स्टोरी में, देहरादून में, पूना में, इस तरह की जगह ढूंढता है। वो रिटायरमेंट के बाद घर नहीं जाना चाहता, गाँव नहीं जाना चाहता। तो गाँव का अट्रैक्शन कैसे बने, ये सरकार की मंशा है। इसलिए कृषि कार्यों के लिए 1,54,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का बराबर ध्यान है, क्योंकि अगर कृषि में, इंडस्ट्री में कहीं भी ग्रोथ करनी है तो एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देश में लगातार सरकार दे रही है। पिछले 10 सालों में भी
आपने देखा होगा, हम रातों में सोया करते थे तो बिजली नहीं आती थी, आज 24 आवर्स बिजली आ रही है। वाटर भी लगभग हर गांव तक पहुंच रहा है, हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ बिजली नहीं पहुंची। बेसिक नीड है बिजली पानी की, वो हर नागरिक को मिल रही है। छत की जो नीड थी, लगातार पहले शहरों में छतों का निर्माण हुआ, घरों का निर्माण हुआ। आज 3 लाख करोड़ घर गांव में देने की सरकार की योजना है। तो रोटी कपड़ा मकान, मकान रोटी कपड़ा के साथ मकान, रोटी की व्यवस्था सरकार ने लगातार करी रही है। अनाज सबको दे रही है जिससे कोई भुखमरी ना हो। कपड़ों की बात, जब समृद्धि होगी तो कपड़े भी मिलेंगे, और मकान लगातार सरकारी सहायता से बन रहे हैं। तो ये रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है आज मानव की, वो सरकार पूरी कर रही है। जो अंत्योदय, दीनदयाल जी का जो सपना था कि अंत्योदय योजना अंत वाले व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, तो सरकार का पूरा प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचना चाह रही है। अंतिम व्यक्ति खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ नोएडा ग्रेटर नोएडा के सर में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक भी हैं और एक संभ्रांत हैं, सामाजिक रूप से भी आप चिंतन करते हैं कि नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी सारी आवासीय स्कीमें बिल्डरों के हवाले कर दी और सारा कुछ ऑक्शन में बिकता है, और जो एक मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई स्कीम आती है पिछले 10-12 साल से। तो क्या रिजर्वेशन में, क्योंकि हरियाणा में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हरियाणा में बिल्डर को बाकायदा ईडब्ल्यूएस एलआईजी बनाने का बिल्डरों को भी वो दिया गया है कि आप बनाएंगे और उनको अलॉट करेंगे। लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा में 100% बिल्डरों को दिया और ऑक्शन में दिया। तो ये क्या नीति आम आदमी के उस वर्ग को, जिसके दीनदयाल जी वो करते थे कि भाई निचले निचले तबके तक मिले, यहाँ पर ये प्रभावी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना लागू भी नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नोएडा तो बहुत डेवलप हो गया, नोएडा में अब जमीन है ही नहीं, नोएडा में जमीन की उपलब्धता नहीं है। लगभग ग्रेटर नोएडा में भी जमीन की उपलब्धता बची नहीं है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तो चूंकि कोई अब स्कीम आती है, तो एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है कि उसके लिए इतने लोग पागल रहते हैं। आप देखिए, अभी ईडा की जो स्कीम आई है रेजिडेंशियल की, 1 टाइम पेमेंट है सबका, लगभग मुझे लगता है 30-40 टाइम सब्सक्राइब होगी। तो इसलिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, यहाँ जमीन के भाव इतने ज्यादा हो गए हैं। तो एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। आप अगर गरीब आदमी को देना चाहोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। आज जो स्कीम है इतनी ज्यादा भगदड़ हो गई है, तो ये तो समृद्ध लोगों का इलाका हो गया। ये सरकार स्वयं कोशिश करे कि भाई कुछ रिजर्वेशन करके ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स बनाए और उनको एलोकेट करे, यही कर सकती है। और यही नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और ईडा को करना चाहिए। बाकी स्कीम में पैसे अगर कोई देने वाले हैं तो ले, और स्वयं से कुछ ऐसे फ्लैट्स बना करके और फिर इनका अलॉटमेंट करें, ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर प्राधिकरण नहीं देगा तो कॉलोनाइजर के पास प्लॉट उपलब्ध है, जमीन भी उपलब्ध है, हाँ, और वो सारा प्राधिकरण कुछ को दे रहे इसमें हैं। पहल, जब वो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्राधिकरण को इसमें पहल करनी चाहिए। जो दे सकते हैं उनसे पैसा लें, जो नहीं दे सकते हैं उनको मास लेवल पर हाउसिंग डेवलप करके लो कॉस्ट वाली, और उनको एलोकेट करना चाहिए। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा दोनों औद्योगिक शहर हैं, और यहाँ औद्योगिक शहर में इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग है। उस श्रमिक वर्ग रहेगा कहाँ जब उसको जगह उपलब्ध नहीं होगी रहने की? तो वो कॉलोनाइजर के चंगुल में फंसेगा, और कॉलोनाइजर से पूरा शहर जो डेवलप हो आपको रहा है। ध्यान होगा जी 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 विनोद जी, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपके बासिंदे, हम नोएडा के हैं। आप चौड़ा जी रघुनाथपुर गांव बड़ा प्रतिष्ठित गांव हुआ करता था। जी जी जब नोएडा बसा था तो उस समय सारी नोएडा की स्कीम ऐसी आया करती थी जो लीवर्स के लिए और ऑनर के लिए होती थी। क्योंकि अब जैसे जैसे जमीन कम होने लगी, प्रीमियम बढ़ने लगा जमीनों का, तो ये सारी स्कीमें नोएडा अथॉरिटी ने बंद कर दी। अब ईडा को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ईडा में एयरपोर्ट आने के कारण से इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और वास्तव में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। मैं देखता हूँ 1-1 लाख मीटर, 2-2 लाख मीटर के सिंगल अलॉटमेंट 100% पेमेंट पर भी ईडा से हो रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से हो रहे हैं। तो वो सारा इलाका, ये तो आप समझिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, ये तीनों इंडस्ट्रियली इतने एडवांस इलाके हो जाएंगे। मुझे लगता है अगले 10 साल बाद, अगर सरकार ठीक काम करती रही, प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक मेंटेन रहा, योगी जी जैसे चीफ मिनिस्टर बनते रहे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
अगले 10 साल में वर्ल्ड का ये बेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया होंगे ये तीनों। इतना अच्छा, फास्ट अब डेवलपमेंट हाँ, इनमें हो अब रहा है। एमएसएमई इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल, क्योंकि यहाँ पे नोएडा में जो बड़ी इंडस्ट्री है उनके लिए तो सब व्यवस्था है। एमएसएमई आपकी और आवाज कट रही है। एमएसएमई और स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसको लेके आप क्या कहेंगे? उनके लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए एमएसएमई के लिए। देखिए, एमएसएमई और स्मॉल इंडस्ट्री पर सरकार का लगातार फोकस है। हम्म। बहुत बड़ा प्रोविजन एक 43BH इनकम टैक्स में उन्होंने अमेंडमेंट किया था और जी। उस पर सरकार ने समझौता नहीं किया। वो हम्म। स्मॉल इंडस्ट्री को पेमेंट को लेकर के था। हम्म। इसमें स्मॉल इंडस्ट्री ने ही काफी प्रोटेस्ट किया। हम्म। उन्होंने कहा भी हमें पेमेंट के कारण से मार्केट हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं सरकार हम्म। ने उस पर समझौता नहीं किया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस हाँ। बजट में इस प्रोविजन को शायद सरकार चेंज करे। तो हम्म। सरकार अपनी बात पर डिटरमिन्ड है। एमएसएमई को लेकर के मुद्रा लोन का 10 लाख का जो लिमिट थी उसको उन्होंने 20 लाख कर दिया है। हम्म। 2 करोड़ रुपए का जो लोन था वो कोलेटरल फ्री चल रहा है लगातार। और हम्म। एमएसएमई सेक्टर में नई एक गारंटी स्कीम भी लाए वो, जिससे हम्म। बैंक लोन दे पाए। और सरकार का फोकस एमएसएमई पर बराबर बना हुआ है। हम्म। एमएसएमई बड़ी इंडस्ट्री अगर आती है तो एमएसएमई बड़ी इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि एमएस निश्चित रूप से बढ़ेगी। हम्म। अच्छा, अब जो आपने इनकम और टैक्स की सबसे बड़ी बात यह है विनोद जी, जी। जी। हमारे यहाँ ये एक मिनट विनोद जी, हमारे हाँ। यहाँ जो स्किल की बड़ी कमी है। हाँ। पार्डन, जी। बताइए, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं ना? आप क्या पूछ रहे थे? आपने बोला था ना कि एमएसएमई को लेके कुछ जो हाँ हाँ, प्रावधान किए जा रहे हैं और उसमें कुछ नई बात कह रहे थे आप। नई बात में यही है कि एमएसएमई में जैसे 10 लाख का लोन मुद्रा में मिल रहा था, अब हाँ। उन्होंने उसको लिमिट को 20 लाख कर दिया है। हाँ। बाकी एक एमएसएमई की एक्सपेक्टेशन थी कि जो हम्म। हम एनपीए सेलेक्ट करते हैं, जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड एसेट्स में आता है कोई लोन, उसके हम्म। लिए 45 दिन का 90 दिन का टाइम था। इसको हम्म। बढ़ाने वाली बात थी, वो सरकार ने भी स्वीकार नहीं करी है। मुझे हम्म। लगता है आने वाले दिनों में इसको करना पड़ेगा। हम्म। एक इशू है जीएसटी और दूसरा इशू है जो इनकम टैक्स की पुरानी जो पद्धति है उसमें जो बेनिफिट मिल रहे हैं, नए वाले में उसको कैसे लोग समझ पाएंगे? नहीं देखिए, जीएसटी तो अब क्योंकि कई साल से 16-17 से लागू हुआ है, हाँ। लगभग सबकी समझ में आ गया है। हाँ। और जीएसटी के कारण से देश का बड़ा फायदा हुआ है। आज अगर हाँ। 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन हर महीने जीएसटी से हो रहा है, इतना हाँ। कलेक्शन पूरे हिंदुस्तान के बैट को लेकर के भी नहीं होता था। हम्म। आज जीएसटी इतना सक्सेसफुल लो है। दूसरी बात क्या है, जीएसटी से हमको अपने टैक्सेशन नेट में लाने का भी फायदा हुआ है। आज आप देखो 10 साल में इनकम टैक्स के एसएससी डबल हो गए। हम्म। ये जो फायदा हुआ है जीएसटी के आने से, हम्म। हालांकि हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स सब पर लगता है, क्योंकि जो हम्म। भी कंज्यूमर होगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हम्म। जीएसटी बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुआ है। और मैं हम्म। आपको एक बात और बढ़िया बताऊं, आपको, आप तो हम्म। विद्वान हैं, पत्रकार हैं। हम्म। जी। जीएसटी एक ऐसा लॉ है, रियल में फेडरल है। हम्म। इस जीएसटी काउंसिल में प्रदेश के हर फाइनेंस मिनिस्टर को जगह हम्म। मिली हुई है। जीएसटी हम्म। में कोई भी चेंज आता है हम्म। वहां की मेजोरिटी से आता है। तो जब पूरा देश बैठता है और हम्म। जो तय करता है वो जीएसटी में लागू होता है। तो जीएसटी हम्म। वास्तव में फेडरल लॉ है। उसकी थोड़ी बहुत कमी पेशी चल रही है। अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन हो रहा है धीरे धीरे, हम्म। तो वहां पर अपील के माध्यम से चीजें सुलझाई जा सकेंगी। बाकी हम्म। टैक्सेशन में हल्के फुल्के चेंजेस तो चलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। लेकिन हम्म। ओवरऑल जीएसटी बहुत बढ़िया लॉ है। नहीं, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है जैसे एक मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, उसमें ये नहीं होना चाहिए जीएसटी में, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें आपत्ति है लोगों को, लेकिन उस पर कोई कंसिडर नहीं किया जा रहा। दूसरा, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगना चाहिए जिससे कि वो रेट डाउन हो, उस पर भी विचार किया गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया। देखिए, पेट्रोल डीजल और लिक्वर, ये हाँ। दोनों चीजें भी जीएसटी इन पर लागू नहीं है, इन पर वैट ही लागू है। हाँ। ये बेसिकली क्या है कि सरकार को रिप्रेजेंटेटिव जैसे ऐसे मिलते हैं, हम्म। सरकार अमीनेबल टू चेंज है। आपने देखा जीएसटी के भी रेट भी चेंज हो रहे हैं लगातार, अमीनेबल टू चेंज है। तो अपने प्रांतीय सरकारों के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रतिवेदन भेजें और हम्म। सेंट्रल जो काउंसिल है जीएसटी की, उसमें सारे विषय डिस्कस करें। हम्म। भाई सरकार इसके लिए ओपन है। हम्म। अगर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाना चाहते हैं तो सारी अगर
अब स्टेट गवर्नमेंट माने इस बात को तो हो जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा लालच है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर उन्हें रेवेन्यू मिलता है वैट के रूम में, जीएसटी रूम में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, फिर उनका एलोकेशन होगा। हालांकि वो एलोकेशन भी पड़ेगा, लेकिन जो डायरेक्ट चीज मिल रही है उसको स्वतः सरकारें छोड़ना नहीं चाहती। लिक्वर और पेट्रोल डीजल ये दो चीजें ऐसी हैं, इनमें डायरेक्ट टैक्सेशन प्रांतीय सरकारों के पास। अच्छा, एक मुद्दा जो मैं अभी बोल रहा था कि इनकम टैक्स की दो विकल्प हैं, जो पुराना विकल्प है उसको लेकर कोई चेंज नहीं हुआ, और उसमें जो प्रावधान किए गए, क्या नए वाले में वो प्रावधान है छूट का? नहीं, जो 1.5 लाख तक की छूट पुराने वाले में दी हुई है, जिसमें आप जो इंश्योरेंस करा रहे हैं वो कर विनोद जी, रहे हैं ऐसा उसकी। है कि जो जो चेंजेस हो रहे हैं लगातार, वो हाँ नए विकल्प में हो रहे हैं। जैसे हाँ स्टैंडर्ड एक्शन है, फैमिली पेंशन है, हाँ आपका जो श्रम में आपको जो छूट मिली है, वो जी सब नए विकल्प में मिली है। हाँ पुराने विकल्प में कोई चेंज नहीं। सरकार की मंशा है कि धीरे धीरे लोग नए विकल्प को ही चुने, जिससे हाँ स्टेट फॉरवर्ड टैक्स देने का काम बने, टैक्स हाँ प्लानिंग का स्कोप कम हो जाए। हम्म और बेसिकली एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में ऐसा जरूर है। हम्म अच्छा, इतने सालों में, क्योंकि आप इनकम टैक्स की सारी वो देखते हैं, रिटर्न वगैरह देखते हैं, तो क्या बदलाव आया है रिटर्न में? जो विवाद है कम हुए हैं, लोगों का रिफंड सिस्टम मजबूत हुआ है, जो गवर्नमेंट देती है रिफंड करती है वापस, वो किस तरीके केस कम हुए हैं विवादों के? विनोद और जी, एक साथ हाँ सबसे बढ़िया बात, इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुधर गया। हाँ अब क्या है कि चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिटर्न जाती हैं, तो हाँ रिटर्न विद इन ए डे और विद इन ए वीक प्रोसेस हो जाती हैं, हाँ रिफंड आ जाते हैं। एक हम्म जमाना ऐसा था, हमको हम्म रिफंड के लिए डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते थे। आज हम्म रिफंड के लिए कोई चक्कर नहीं काटना पड़ता, हम्म इसीलिए एसएससी भी लगातार बढ़ रहे हैं। हम्म दूसरी बात, आज इनकम टैक्स रिटर्न और पैन नंबर और हम्म आधार नंबर, हम्म ये तीनों चीजें एक अच्छे प्रभावी नागरिक के लिए एक कहना चाहिए एक उत्तम प्रमाण पत्र है। हम्म अगर कहीं भी जाना है, आधार आपके पास है, पैन आपके पास है, आप इनकम टैक्स एसएससी है, तो अब हम्म समाज में आपको एक अच्छी दृष्टि से, एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हम्म हालांकि सरकार को इसमें भी, अरुण जेटली साहब ने शुरू किया था, ताम्र हम्म पत्र देना, सिल्वर हम्म सर्टिफिकेट देना, गोल्डन सर्टिफिकेट देना, उस योजना हम्म चल रही है। लेकिन हम्म इसको भी और प्रभावी करना चाहिए। हम्म सरकार को कुछ इस तरह के उपाधियां देनी चाहिए, सर की, इस तरह की, सर की, श्रीमान की, इस तरह की कुछ उपाधियां, जो ज्यादा टैक्स देते हैं इनको ये हम्म उपाधियां मिले, तो हम्म समाज में वो एक प्रोत्साहन का काम करेंगे। हम्म एक चीज और बताइए कि जैसे अमूमन ये मांग की गई, जैसे गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया कि 70 साल से ऊपर, बीजेपी ने कहा खुद अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि 70 साल से ऊपर का बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड सरकार देगी, चाहे किसी वर्ग के हो, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो। लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका रिटायरमेंट हो जाए 60 साल के बाद, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार ले, और उस पर आने वाला खर्चा, जो आदमी 30 साल इनकम टैक्स दे रहा है या जो भी टैक्स दे रहा है, जब उसका वो आय का साधन कम हो जाता है, बंद हो जाता है 60 साल के बाद, तो ऐसे समय में हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ती है आम आदमी के लिए। तो हेल्थ की जो 70 साल वाली लिमिट एज का रखा सरकार ने, उसको 60 साल से शुरू किया जाता है कि देखिए विनोद रिटायरमेंट जी, के साथ ही। जी स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हाँ दो विषय ऐसे हैं जो सरकार को लगातार अपने हाथ में लेना चाहिए। हाँ सरकार ने आयुष्मान कार्ड के कार्ड से स्वास्थ्य को कुछ हद तक टच किया है। हाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं आपको बताऊं, ये शिक्षा का क्षेत्र राजनीतिज्ञों ने अपने आप प्राइवेटाइज किया हुआ है। आज हाँ जो भी भ्रष्टाचार का पैसा था, वो सब जी जी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में लगा हुआ है। हम्म जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, चाहे साउथ में हो, चाहे वेस्ट में हो, चाहे हम्म नॉर्थ में हो, आज हम्म जितने इंस्टीट्यूशन आप उठा लीजिए, इन हम्म सबके अगर पीछे की बैकग्राउंड देखेंगे, ये सब भ्रष्टाचार के पैसे से बने हुए हैं। हम्म तो ये सरकार में जो रहे राजनीतिक लोग रहे, इन्होंने ही हम्म शिक्षा को प्राइवेटाइज किया है। हम्म सही मायने में इंटेंशन प्राइवेटाइज करने का इनका सेवा करना नहीं है, उसको हम्म व्यापार बना दिया एक तरह से। हाँ तो दे आर इंस्टीट्यूशन फॉर मिंटिंग मनी। आज भी आप हम्म देखो, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप हम्म एडमिशन लेने जाओ, हम्म मिलता ही नहीं। सरकार को हम्म शिक्षा को और स्वास्थ्य को, ये दो चीजों को लगातार अपने हाथ में रखना चाहिए और इसमें हम्म लगातार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम्म आप आमदनी के साधन बढ़े ना बढ़े, अगर आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें मिलती रहेंगी, तो वो पूरे शिद्दत के साथ काम करता रहेगा। ने बिल्कुल कहा, मुझे ऐसा इन लगता दोनों है कि चीजों में हाँ जी,
मुझे ऐसा लगता है कि देश की, दुनिया भर की अलग अलग देशों में जो अच्छी चीजें थी टैक्स वाले सिस्टम में, वो तो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर ली, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जो दुनिया भर के अन्य देशों में अच्छी व्यवस्था थी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। क्या उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है? नहीं, सरकार मुझे लगता है, देखिए पिछले कई सालों से जी। मोदी जी ने लगभग टारगेट बनाकर हर जिला में एक सरकारी अस्पताल, मतलब डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाने की जो घोषणा की थी, उस पर हम्म। लगातार काम कर रही है। तो जी। हर जिले में एक जो हॉस्पिटल है वो मेडिकल कॉलेज की तरह डेवलप हो रहा है। हमारे यहाँ भी जैसे जिम्स है, ग्रेटर नोएडा मेडिकल कॉलेज की तरह डेवलप हो गया। आज जी। 500 बेड का हॉस्पिटल बड़ा बढ़िया चल रहा है। हम्म। उसके डायरेक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और चल भी बहुत बढ़िया रहा है। हम्म। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज बन गया, जो हम्म। अस्पताल था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया। वहाँ धीरे धीरे सरकार कर तो रही है, लेकिन सरकार के पास जैसे जैसे संसाधन पहुंचेंगे, हम्म। मन अच्छा रहना चाहिए, मन सरकार का बनना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, इनमें पूरी तरह से हम नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी सरकार ने बड़ा आग्रह पूर्वक लागू करी है। सबका मन बना के लागू करी है, सबसे सजेशन लेकर के लागू करी है। तो ये सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के विजन तो क्लियर है, लेकिन संसाधन जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक उस विजन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। हम्म। जो व्यवहारिक बात में आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि एक आदमी के दो बच्चे हैं और अगर वो शुरू में पढ़ाई उनकी कराते हैं तो पता चला कहीं 75,000 रुपए, कहीं 1 लाख रुपए एडमिशन फीस है। आपकी वहीं आवाज एक एक आवाज आबादी कट ऐसी रही है। है, वहीं एक आबादी ऐसी है जिसके 7-8 बच्चे हैं और वो उनको पढ़ाते ही नहीं है। तो एक अराजकता की स्थिति और निरक्षरता की स्थिति नहीं पैदा होगी देश में, दो तरह के वर्ग पैदा होगा। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैमिली प्लानिंग है, जी। ये फैमिली प्लानिंग स्ट्रिक्टली सबके ऊपर लागू होनी चाहिए थी। हाँ। आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे यहाँ एक बच्चा है, हम्म। हमारे यहाँ मान लो कारपेंटर का एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो कारपेंटर उसको कारपेंटरी नहीं सिखाना चाहता, उसको बड़ा अफसर बनाना चाहता है। हाँ। आज रोजगार की जो समस्या है, वो रोजगार की समस्या वैसी नहीं है। आज कोई हम्म। स्किल्ड अच्छा कोई लेबर हो, उसको रोजगार ना मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। रोजगार की समस्या क्या है कि जो हमारा ओबीसी और पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा हम्म। और अति पिछड़ा वर्ग है, हम्म। इनके सब बच्चों को सरकारी नौकरी चाहिए। हम्म। सरकार में रोजगार की समस्या है, क्योंकि हम्म। वो देखते हैं कि एक भाई उनका नौकरी कर रहा है, वो खूब भल फूल रहा है, उसको ऊपर की इनकम हो रही है, तो वो हम्म। दूसरा भाई कुछ काम नहीं करना चाहता। वो घर में अगर उसके यहाँ तेली का काम है तो नहीं करना चाहेगा, बढ़ई का हम्म। काम है नहीं करना चाहेगा, वो हम्म। अपने व्यापार अगर उसका हो रहा है तो व्यापार नहीं करना चाहेगा, वो हम्म। नौकरी सरकारी चाहिए उसे। आज हम्म। सरकारी नौकरी के लिए रोजगार की समस्या है। हम्म। अच्छा पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, स्किल्ड कोई भी आदमी है, उसको हम्म। तो नौकरी की कोई समस्या है ही नहीं। हम्म। लेकिन आज हमको कारपेंटर नहीं मिलते, आज हमको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलते, आज हमको प्लम्बर नहीं मिलते। हम्म। लेकिन आजकल काम करने के तरीके बदल गए हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उन्होंने इन चीजों को अपने साथ समाहित कर लिया है और वो कॉरपोरेट की तरह काम कर रहे हैं। अगर सरकार कॉरपोरेट तरीके से लोगों को स्किल करे इन छोटे छोटे ट्रेडों में, जो पुराने ट्रेड थे उन्होंने अपने काम छोड़ दिए जो मूल थे और दूसरे लोगों ने उन पे उनको स्किल कर लिया, तो ऐसे ऐसे जो काम है पुराने हैं उनका अगर कौशल विकास केंद्र के रूप में उनका डेवलप किया जाएगा, उनको किया जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि इन चीजों की कमी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें जो क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कमी है। सरकार का तो तरफ फोकस है कौशल विकास केंद्र के मुद्दे पर। नहीं, सरकार ने देखो स्किल डेवलपमेंट की योजना कितने साल से चला रखी है, वो जी। सफल नहीं हो पा रही। हाँ। सरकारी स्तर पर सफल नहीं, उन्होंने एनजीओ को दिया, वो सफल नहीं हुई। अब उन्होंने हाँ। बिग बिग कॉर्पोरेट को देना शुरू किया। इस बार बजट में बड़ी घोषणा की हुई है कि हम हम्म। 5,000 स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन आप इंटर्न अपने यहाँ रख लो, आप हाँ। सिखाओ। हम्म। जो बिग कॉर्पोरेट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आप कह रहे हैं उसी लाइन पर चल रही है सरकार। उनको हाँ। कहा कि स्कॉलरशिप हमसे, एनजीओ को हम्म। दिया, एनजीओ ने भ्रष्टाचार कर लिया, उसमें फर्जी बिल लगा लगा के पैसे ले लिए, हाँ। कोई स्किलिंग नहीं हुई। तो हम पूरे वर्ल्ड में पिछड़े स्किलिंग के कारण से हैं। इतनी हम्म। बड़ी आबादी में भी अच्छे हमको लेबर नहीं मिलती, अच्छे हम्म। लोग नहीं मिलते। आज इंजीनियरिंग कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं, ये हम्म। 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की नौकरी करने लायक लड़के नहीं है। हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके चल रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज इतने बन गए, मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल बाद जो मेडिकल कॉलेज से बच्चा निकलेगा,
वो चाइना यूक्रेन से भी गंदा होगा, मतलब उसकी स्किल इतनी होगी वो चाइना यूक्रेन से भी कम्पीट नहीं कर पाएगा। जो बच्चे चाइना जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज अच्छे काम करने की पैसा इतना ज्यादा है, आज बच्चे विदेशों में थोक के भाव जा रहे हैं पढ़ने के लिए, थोक के भाव जा रहे हैं। जो विदेशी यूनिवर्सिटी है वो पैसे बना रही है, सरकार ने उसको रोकने के लिए इसको और डाउन किया है, बोला नहीं हमारे यहाँ भी करें। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया सरकार ने, एक तरह से छूट दी है, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि भाई कम पैसे लेके आप इंजीनियर और डॉक्टर बनाओ, कम से कम विदेशों में जाने से तो बचेंगे। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ लालच इतना बड़ा है हमारे लोगों का कि वो लालच कम नहीं होता। वो जहाँ 10 लाख लेने चाहिए वहां 1 करोड़ लेने की बात करता है, क्योंकि वहां लाइन लग जाती है जाकर के। ये हमारे जो नागरिक हैं उनका लालच बहुत बड़ा है। ये लालच अगर कम हो जाए तो कहीं भी हम compete कर सकते हैं। वर्ल्ड में compete करने की हर कैपेसिटी भारत में है, लेकिन जो लालच है वो कम करना पड़ेगा। नहीं, जैसे संचार के क्षेत्र में रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की जरूरत है आपके मुताबिक? नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटी तो बनी, अब रेगुलेटरी अथॉरिटी भी भ्रष्ट होने लगी तो बदल दी गई। आप देखो मेडिकल एजुकेशन में वो जो टॉप अथॉरिटी थी, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ, वो बदला हुआ कि नहीं हुआ? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका चेयरमैन बहुत बदनाम था। हाँ, आप एमसीआई, यूपीटीयू, हाँ, एमसीआई, अब हाँ, आप यूपीटीयू है रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन है क्या कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार का जो बहुत बड़ा जो करप्शन का वो है, वो हर संस्था में चला जाता है। ये जिन काम के लिए बनती है वो काम करते ही नहीं, वहां पैसे के लेन देन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेगुलेटरी अथॉरिटी भी भ्रष्ट होने लगे हैं। अब रेरा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, रेरा बचा हुआ भी इससे। अब रेरा के डर से आप देखिए प्रॉपर्टी में जो पिछले 10-12 सालों में हाल में हुआ था वो बंद हो गया कि नहीं हो गया? जी जी जी, रेरा सख्त है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। आपने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बजट के मुद्दे पर दी है हमारे दर्शकों को, और सबसे बड़ी बात यह कि जो रिफॉर्म की बात कही आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आपने हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर बजट के बारे में जो जानकारी दी। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू, धन्यवाद विनोद जी, आपने मौका दिया, धन्यवाद।